www.नीलू पर। मैं हूं नीलू व्यास और आपके साथ एक बार फिर से जुड़ रही हूं आपके एक पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा में, जहां हर शाम मैं लेकर आती हूं दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। आज की हमारी 3 स्टोरीज हैं। बिहार में पहले चरण का मतदान और क्या रुझान रहा, क्योंकि पीएम मोदी और राहुल गांधी ने भी आज रैलीज की थी, इसके बारे में बताऊंगी। हमारी दूसरी स्टोरी जम्मू कश्मीर से है, जहां आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यानी कि एनआईए ने 10 लोकेशंस पर छापे मारे हैं। क्यों और कैसे, इसके बारे में आपको बताऊंगी। और तीसरी खबर है किस तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, और क्योंकि वो जूझ रहे हैं इस समय मुस्लिम और अरब वर्ल्ड से, क्योंकि एक प्रॉफिट मोहम्मद का एक कैरिकेचर सामने आया था जिसको डिफेंड करते हुए उन्होंने कई बातें बोली थी। इसकी स्टोरी का विश्लेषण भी आपके लिए करूंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। इकहत्तर सीटों के लिए बिहार के पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। 1000 करीब 66 कैंडिडेट्स आज के फेज में देखे गए थे, जिनका भविष्य अब तय होगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी कि जब 71 सीटों के लिए मतदान जारी था, तो उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 जगह रैलियां की, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना। और इन 3 जगह की जो रैलीज थी उसमें प्रधानमंत्री ने क्या बोला वो भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है इस चीज को जानने के लिए कि आगे का रुझान कैसा दिखेगा बिहार के चुनाव में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुछ बातें तेजस्वी यादव के डायरेक्ट हमले में बोली है। उन्होंने कहा है कि जो जंगल राज का युवराज है उसके लिए वोट नहीं करना चाहिए। उनका डायरेक्ट कटाक्ष तेजस्वी यादव के लिए था, आरजेडी के लिए था, कि जिस तरह से आरजेडी जंगल राज के लिए जाना जाता था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारी भीड़ को ये बताया कि अगर आप जंगल राज के युवराज के लिए वोट डालेंगे तो आपके जितने पैसे जो हम अभी तक स्टेट वेलफेयर के लिए देते थे सेंटर की तरफ से, वो पैसे राज्य के हित के लिए नहीं लगेंगे। उसके बाद उन्होंने और भी आरजेडी की बहुत सारी उपलब्धियों को नेगेटिव लाइट में बताया। उन्होंने कहा कि आरजेडी का कॉपीराइट है किडनैपिंग्स को लेकर, यानी कि आरजेडी के राज्य में जिस तरीके से अपहरण होते थे, अगर आप आरजेडी की गठबंधन के लिए वोट डालेंगे तो उसी तरीके का राज फिर से सामने आएगा। इसके अलावा भी लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी कि किस तरीके से आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना जो स्टेज था वो शेयर किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार हमारे भावी मुख्यमंत्री हैं, और जितना भी इकोनॉमिक टर्न अराउंड हुआ है बिहार में अभी तक, यानी कि जितनी भी आर्थिक विकास जो बिहार का है वो नीतीश कुमार की वजह से हुआ है। तो ये चीज तो साफ है कि जो हम अटकलें लगा रहे थे कि नीतीश कुमार की इमेज धूमिल हो गई है, ग्राउंड पे जरूर धूमिल हो गई है, लेकिन प्रधानमंत्री अपने कैंपेन में, अपनी रैलीज में ये चीज नहीं दिखाना चाहते। कम से कम जो एनडीए का अलायंस है उसके भावी मुख्यमंत्री, आज प्रधानमंत्री ने ये क्लियर कर दिया कि अभी भी नीतीश कुमार है। इसके अलावा एक चीज जो प्रधानमंत्री ने अपने रैली में और भी बोली वो थी राम टेम्पल की व्याख्या उन्होंने कर डाली। उन्होंने कहा कि अब सीता माता का समय आ गया है, हमारे राम टेम्पल का निर्माण शुरू हो गया है और अब सीता माता के लिए भी मंदिर बनाने की बात शुरू करनी चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और आपको याद दिला दें कि चिराग पासवान ने भी अभी जो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो इन बातों को कहा था। तो जिस तरीके से उन्होंने व्याख्या की है राम टेम्पल की, फिर आरजेडी और खासकर तेजस्वी यादव को जो जंगल राज का युवराज बताया है, तो एक डायरेक्ट कटाक्ष उन्होंने महागठबंधन के लिए किया है। लेकिन ये चीज साफ कर दी कि अभी भी भावी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है जिसके बारे में अभी किसी को नहीं पता है, सारे विश्लेषक इस बात को कह रहे हैं कि जो इस समय वोट है, जो बिहार का वोट है, वो कास्ट और कम्युनिटी की लाइंस पे तो डाला ही जा रहा है, इसके अलावा रोटी और रोजगार पर भी डाला जाएगा। लेकिन उसका प्रोपोर्शन कितना होगा, बिकॉज हर जाति से, हर कास्ट से, हर कम्युनिटी से लोग इस समय प्रभावित हैं जहां पर उनकी नौकरियां नहीं हैं। तो रोटी और रोजगार से डायरेक्ट संबंध है, लेकिन अपनी जात, अपनी धर्म की जो एक लॉयल्टी होती है उसके आधार पर लोग कितना वोट डालेंगे ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है। लेकिन ऐसा लगता है कि पूरा जो वोट है वो फ्रैगमेंटेड वोट होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समय
असंतोष व्यक्त कर रहे हैं एनडीए की तरफ से भी। जो कोर वोट बैंक है मुस्लिम यादव का, उनके मन में भी बहुत ज्यादा असंतोष है। तो अगर इस कोर वोट बैंक के मन में असंतोष है तो ये जो वोट बैंक है ये कहाँ जाएगा? और सारी पिक्चर को धूमिल करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे पार्टीज हैं, जैसे कि विकास इंसान पार्टी और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गुट हैं जिनका कोई गठबंधन से, किसी भी अलायंस से लेना देना नहीं है। तो क्या ये वोट काटेंगे? और अगर वोट काटेंगे तो वो वोट किसके खाते में गिरेंगे? तो अभी भी मैं ये कहूंगी कि चिराग पासवान is the X factor in the Bihar elections, but we do not know whether he has the support of the BJP or he doesn't have the support of the BJP. तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रधानमंत्री की जो रैलीज हैं उन्होंने जान जरूर फूंक डाली है। कम से कम नीतीश कुमार की जो बची खुची इमेज थी, जो अभी मीडिया ये कह रहा था कि उन्होंने कुछ किया नहीं है और उनकी जो छवि है उस पर दाग लगा है, तो कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों की भीड़ में इस बात को साफ कर दिया कि कुछ भी हो जाए लेकिन उनके भावी मुख्यमंत्री अभी भी नीतीश कुमार ही होंगे। इस पर आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं दूसरी खबर की ओर चलती हूँ। आइए अब अपनी दूसरी खबर की ओर चलते हैं और ये खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। अब आपको बता दें कि एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज लगभग 10 लोकेशंस पर छापे मारे हैं। और ये कौन कौन सी जगह है? बांदीपुरा में है, बैंगलोर में भी कुछ छापे पड़े हैं और ये ऑफिसेज हैं एनजीओस के, वहाँ के कुछ लोकल पत्रकार हैं, तो उनकी ऑफिसेज में छापे मारे गए। कुछ सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स हैं और ये बोला गया है कि ये जो ऑफिसेज थे इनको अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज से इनकी फंडिंग हो रही थी और ये टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज में इनका नाम पाया जा रहा है, ऐसा एनआईए का कहना है। तो इसके पहले कि मैं आज अपनी इस पर कोई टिप्पणी करूं, मैं आपको सीधे मिलवाती हूं अनुराधा भसीन से, जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर है कश्मीर टाइम्स की और कश्मीर के मुद्दों से जुड़ी हुई हैं। सबसे पुराना अखबार है जो कश्मीर का, वो उस पे काम कर रही हैं और बहुत वहां पे सीरियसली इस सारे इश्यूज से जुड़ी हुई है। अनुराधा, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य हिंदी पर। और आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो एनआईए के आज जो रेड्स हुए हैं, आप इन्हें कैसे देखती हैं? क्या वाकई में जो आरोप लगे हैं कि ये टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज में और ये जो फंड्स दिए गए थे, फंड्स अनडिस्क्लोज सोर्सेस से आ रहे हैं, तो इन एलिगेशंस में कितनी सच्चाई है? देखिए, कुछ सच्चाई का जानना या नहीं जानना, ये तो जब चीजें अगर ट्रांसपेरेंट हो तो तब पता चलता है। हम्म। लेकिन एकदम से ये रेड्स करना और खास तौर पे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स पे और जो कि ह्यूमन राइट्स पे बहुत काम कर रहे हैं, हम्म। और लगातार कई सालों से काम कर रहे हैं उसमें। जेकेसीसीएस है जो एक बहुत इंटरनेशनल पैमाने पे भी वो डॉक्यूमेंटेशन करता है ह्यूमन राइट्स की और जस्टिस और पीस की बात कहते हैं। हम्म। और एक ऑर्गेनाइजेशन है एपीडीपी, एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसअपियर्ड पर्संस, ये विक्टिम्स की ऑर्गेनाइजेशन है। तो राइट। एक बहुत शॉकिंग सी चीज है कि इन लोगों पे इस किस्म के रेड्स हो रहे हैं। इसके अलावा पत्रकारों पे हो रहे हैं। हम्म। एक जो एक वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर्स है, वहाँ रेड हुए हैं ग्रेटर कश्मीर पे। उनके हम्म। एडिटर को एनआईए ने क्वेश्चनिंग भी की थी हम्म। 1.5 साल पहले। हम्म। और मुझे लगता है अगर 1.5 साल पहले किया था, अगर उस वक्त कुछ नहीं निकला था, तो अभी क्या ऐसा है जो इस वक्त रेड्स हो रहे हैं। और एक जी। एक लेकिन अनुराधा, जो चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है कि एनआईए के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है कि इन सारे लोगों के ऑफिस से, चाहे वो जो सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, अखबारों के दफ्तर से कुछ इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स और डिवाइसेस मिले हैं। ये क्या इंक्रिमिनेटिंग डिवाइसेस और डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इनको बिल्कुल इम्प्लीकेट करता है? और ऐसे क्या दस्तावेज एनआईए के हाथ में? आपकी वहां पे क्या लोगों से बात हुई है जो लोकल वहां के रहने वाले लोग हैं बांदीपुरा में या जहाँ पे भी रेड्स पड़ी हैं? नहीं, उनसे बात तो नहीं हुई है क्योंकि बहुत सारे मैंने कोशिश की थी, तो किसी के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं या वो बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस पे कहना मुश्किल है। लेकिन पहले भी हमने देखा है ना, ये बहुत सारे दावे करता है कि हमारे पास बड़ी इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस हैं। हम्म। और अक्सर जब बहुत ज्यादा वो मीडिया हाइप क्रिएट कर देते हैं और किसी को डीमोनाइज कर देते हैं, बाद में कुछ नहीं निकलता है।
ऐसा भी देखा गया है, लेकिन इस वक्त कोई कॉन्क्रीट कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। जो हमारा एक्सेस इन लोगों के साथ है, क्योंकि शायद इस वक्त उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो वो एक्सेस नहीं है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को आप कैसे देखती हैं? कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को साइलेंस किया जा रहा है और कहीं ना कहीं डिसेंट को दबाने की कोशिश की जा रही है, और ये आज ही नहीं है, आज तो ये रेज का मामला है। पिछले एक साल से जब से धारा 370 हटाई गई, अनुच्छेद 370 हटाया गया है, तब से ये सिलसिला हम लगातार देख रहे हैं कि एक्टिविस्ट को बंद किया जा रहा है, पॉलिटिशियंस को बंद किया जा रहा है। और अब फाइनल जब चीजें थोड़ा सा खुलने लगी हैं, जब डिटेंशन से लीडर्स बाहर आ गए, अभी महबूबा मुफ्ती को भी छोड़ा गया है और एक गुपकर अलायंस की घोषणा की गई है, तो उस पर अब एनआईए ने एक रेड डाल दी है, और वो भी एक नहीं बल्कि 10 लोकेशंस पर। तो इसे आप कैसे देखती हैं? डू यू सी दिस एज अ साइलेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? यस, देखिए, वाकई सवाल ये पूछा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो लोग हैं आज जहां जहां रेड हुए हैं, वो लोग हैं जो वो बोल रहे हैं, वो डाइसेंट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सत्य को जो गवर्नमेंट छुपाना चाहती है उसको सामने लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से बेहतर लोग वो हैं। और दूसरी चीज जो टाइमिंग है, उस पे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। कश्मीर में कल ही एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है, जो जमीन से जुड़े हुए कानून नए बनाए गए हैं, जिसके तहत जो बाहर जम्मू कश्मीर के जो परमानेंट रेजिडेंट नहीं थे, या जो भी कोई इंडियन सिटीजन है, वो जमीन अब उसके तहत खरीद सकता है। और बहुत जो लॉज जो रिलैक्स कर दिए गए हैं फॉर इंस्टीट्यूशनल यूज, चाहे वो आर्मी है या डेवलपमेंट के नाम पे या हेल्थ के नाम पर, जहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड का जो लैंड यूज भी चेंज किया जा सकता है। तो ये इस किस्म की जो चीजें हैं, यहाँ पर लोगों में इससे रिजेंटमेंट हो सकती है। नहीं, लेकिन तो इस अनुराधा, वजह से टाइमिंग क्वेश्चन हो रहा है कि क्या इसमें इज दिस टाइमिंग ओनली कोइंसिडेंटल, या इसके पीछे कुछ और वजह है? नहीं, लेकिन अनुराधा, अब हम दिल्ली में बैठकर तो चीजों को बहुत ज्यादा उसका क्लोजली आकलन नहीं कर सकते, लेकिन जैसा कि ये गवर्नमेंट नोटिफिकेशन अभी कल ही आया है, मंगलवार के दिन जेएनके की सरकार ने ये नोटिफिकेशन निकाला कि जो जम्मू कश्मीर के बाहर के जो राज्य हैं, वो भी लोग, वहां के लोग अपनी जमीन आकर जम्मू कश्मीर में खरीद सकते हैं। तो ये भी तो हो सकता है कि सरकार ने ये सोचा हो कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना पैदा हो जाए, इसलिए कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग अनलीशिंग की जाए जिससे कि जो लोग शोर मचाने वाले हैं, जो या जो लोग ओपिनियन क्रिएट करने वाले हैं, उन्हीं को बंद कर दिया जाए। तो कहीं ऐसी तो कोई सिचुएशन आप नहीं देखती? देखिए, ये इनमें से जितने लोग हैं वो ओपिनियन क्रिएटर्स हो सकते हैं, अखबार वाले हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, ये कोई स्ट्रीट प्रोटेस्टर्स नहीं है, या इनका कोई पॉलिटिकल क्लाउट नहीं है। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन जो ये एलिगेशन लगा रही है एनआईए कि इनकी पेपर्स जो थे ऑफिसेज के, और जिस तरह से इनके ऑफिसेज बने, जिस तरह से डोनेशंस इनके पास आ रही थी, तो उसकी ना कोई ऑडिटिंग होती थी, ना उन्होंने कोई स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स फॉलो किए। तो आपके सब जानने वाले लोग थे इस कोलिशन में और बाकी जो एनजीओज थी, तो आपको क्या जानकारी है कि क्या वाकई में कोई उन्होंने ऐसा टेक्निकल प्रोसीजर है शायद जो बाईपास किया हो? ये कहना मुश्किल है। देखिए, मेरी जान पहचान है, उनसे उठना बैठना है, बहुत सारे मुद्दों पे काम भी एक साथ किया है, लेकिन उनकी ऑडिटिंग वगैरह से मैं वाकिफ नहीं हूँ। तो आई कैन नॉट सी कहीं टेक्निकलिटी, कहीं लूप होल उनकी ऑडिटिंग में रह गया है, या कोई लैप्सेस हैं, इसके बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन वो तो टेक्निकल प्रोसीजर्स हो गए, लेकिन एनआईए का ये कहना कि ये ओपिनियन क्रिएटर्स हैं, एनजीओज हैं, और इनकी जो एक्टिविटीज है वो टेरर फंडिंग में इस्तेमाल हो रही थी, टेरर को फंड करते थे, ये कहाँ का जायज स्टेटमेंट है? देखिए, जो ये लोग मुझे लगता है बेबुनियाद है। जिनके साथ मैंने एपीडीपी के साथ काम किया है, हम्म, जेकेसीसीएस वालों के साथ भी किया है, वो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। उनकी हम्म, ज्यादातर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ह्यूमन राइट्स से जुड़ी हुई है, और जब वो ह्यूमन हम्म, राइट्स की बात करते हैं, वो सिर्फ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हैं उनकी ही बात नहीं करते, जो मिलिटेंट्स की है वहाँ उसमें भी बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन हुई है जो मिलिटेंट्स ने गलत किया है। वो बात अमन की करते हैं, और
और बहुत सारे जो ये एपीडीपी है, जैसे एपीडीपी एक विक्टिम्स की ऑर्गेनाइजेशन है, वो जस्टिस की, वो अपने जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं कि उनके जो लोग, उनके घर वाले, उनकी जो हेड करती हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, परवीना अहंगर एक लेडी हैं, और फॉर्मल एजुकेशन उनकी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो इतनी बड़ी कैंपेन जो है लगातार पिछले तकरीबन 30 साल से लड़ रही हैं। उनका सिर्फ यही कहना है, जो उनका बेटा या किसी का हस्बैंड या भाई जो कस्टडी में गुम हो गया था, जो पुलिस ने या सिक्योरिटी फोर्सेस ने पिकअप किए थे, ज्यादातर 90s में हुए थे ये केसेस कि, और उसके बाद वो लापता हो गए, वो कस्टडी में लापता हो गए। तो वो ये जानने की कोशिश, सत्य जानने की कोशिश कर रही हैं इतने सालों से कि उनका क्या हुआ। और अगर, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसको भी उठाती है, दे शुड बी एबल टू गिव प्रॉपर डिटेल्स अबाउट कि वो कहाँ है, कौन है, क्या हुआ उनके तो साथ। ये इस बात हाँ, को कहना कि कि इनका जो इसका कहीं रिलेशन है टेरर के साथ तो टेरर से लिंक कोई नहीं संबंध है। नहीं है। आप हर एक को यहाँ पे पूरी कोशिश की जा रही है पिछले कुछ सालों से, खास तौर पे पिछले साल से, टू blur the lines between terrorism, human rights fighting, any kind of dissent. जो भी कोई आवाज उठाता है गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ, जो कि एक हक है इंडियन सिटीजन का, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देती है, या कोई जस्टिस की लड़ाई लड़ रहा है, उसको कंफ्यूज किया जा रहा है टेररिज्म के साथ। लेकिन अनुराधा, आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, इस बात को कई बार कहा गया है कि जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, उनका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। तो अब अगर मैं एनआईए की बात करूं, तो एज अ वेटरन जर्नलिस्ट, एज अ पर्सन हु स्टेइंग इन जम्मू एंड यू सीइंग थिंग्स क्लोजली, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब सरकार एनआईए का भी गलत इस्तेमाल कर रही है? देखिए, ये कुछ केसेस ऐसे हुए हैं, और ये ज्यादातर एक पैटर्न बनता जा रहा है। एक आध गलती हो सकती है, ये बहुत सारे केसेस में बार बार जो कोई गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसके खिलाफ अगर एनआईए भेजी जाती है, और सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, ये बाकी जो हिस्से हैं देश के, वहां पे भी इस किस्म के इंसिडेंट्स हो चुके हैं। तो उससे लगता है कि ये ज्यादातर जो है, सरकार जो है वो इस्तेमाल गलत तरीके से शायद ना कर रही हो इसका, जिस तरह से सीबीआई के साथ हुआ कि एक सीबीआई वाज बीइंग राइट यूज्ड टू विच हंट। राइट एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे अनुराधा कि जो अभी गुपकर अलायंस फॉर्म हुआ, और गुपकर अलायंस का एक एजेंडा है कि किस तरह से वापस आर्टिकल 370 को रिस्टोर किया जाए, और तब तक उनके जो लीडर्स हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब तक वो तिरंगा हाथ में नहीं लेंगे। तो जो इस तरीके की चीजें हैं, और अब बीजेपी के लीडर्स वहां के बोल रहे हैं कि नहीं, सेडिशन का केस होना चाहिए महबूबा मुफ्ती में। तो जिस तरीके का एक नया पॉलिटिकल सिनारियो आफ्टर द रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 वहां पर दिख रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार बिल्कुल डिफेंसिव पर है और इसलिए उन लोगों की जबान वहां पर बंद करना चाह रही है जो कि वहां के लोगों में जागरूकता ला रहे थे, वहां के लोगों को ये बता रहे थे कि व्हाट वाज द रियल एसेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? क्या मेरा ये आकलन सही होगा अगर मैं ये सवाल पूछती हूँ तो? देखिए, मुझे नहीं लगता आज की डेट में जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एक साथ हो गई है, बट एट अ टाइम जिस वक्त उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है ग्राउंड लेवल पे, उनका जो ग्राउंड के साथ जो बिल्कुल नाता है वो कम्प्लीटली टूट चुका है। और वो पिछले कुछ सालों में जिस किस्म की वहाँ पे राजनीति रही और वहाँ की लीडरशिप ने असर्ट नहीं किया लोगों के लिए, वो उस वजह से टूटा है। वो अभी भी एक उनकी कोशिश है रिक्लेम करने की अपनी स्पेस, और जो वो अभी कुछ बातें कही गई हैं, और कुछ इमोटिव बातें भी कही गई हैं, मुझे नहीं लगता इस वक्त बीजेपी को उससे थ्रेट लगता है। बल्कि बीजेपी की कोशिश ये है कि उनके बयानों की बुनियाद पर वो अपना जो जम्मू का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं। ओके जो ये बात हो रही है सेडिशन की या इन लीडर्स के खिलाफ, बल्कि यहाँ तक कि
धारा 270 और कश्मीर जो है वो बिहार की इलेक्शन में भी एक मुद्दा बनता जा रहा है। तो बिल्कुल। उस तरह से लग रहा है कि ये उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका एक साथ होना या जिस किस्म की वो बयानबाजी कर रहे हैं, पर ग्राउंड पे इस वक्त कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा कि यहाँ तो इलेक्शन भी नहीं है अभी, और कुछ असेंबली का जो स्टेटस रखा है जब भी होगी जम्मू कश्मीर की, वो तो कम्प्लीटली पावरलेस है। बिल्कुल। तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। आप जम्मू में हैं, अपना ध्यान रखिए, और आपके जितने सहयोगी हैं जिनके ऑफिसेज में छापे मारे हैं उनको भी उनकी तरफ से भी मैं यही चाहूंगी कि वो लोग सेफ रहें, महफूज रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्य हिंदी से जुड़ने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। लेकिन आपने देखा थैंक कि जम्मू कश्मीर का जहां तक सवाल है, एक नई तरीके की वहां पे एक नया सिनारियो बनकर दिख रहा है, और स्पेशली जब से गुपकर अलायंस अनाउंस हुआ है, और अब जबकि वहां पर ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला है जिसकी वजह से जो बाकी राज्यों में रहने वाले लोग हैं वो वहां पर जम्मू कश्मीर पे में आकर जमीन खरीद सकते हैं। तो इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं इन कनेक्शन ही देखा जाना चाहिए। लेकिन सवाल बहुत ज्यादा है, लेकिन जवाब अभी कोई ठोस नहीं है, सिवाय इसके कि किस तरीके से वहां पर डिसेंट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाया जाता है। आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। हमारी तीसरी खबर फ्रांस वर्सेस मुस्लिम वर्ल्ड से जुड़ी हुई है। जी हाँ, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मुश्किलें ऐसा लगता है बढ़ गई है, और किसकी वजह से? जो मुस्लिम और अरब वर्ल्ड है। आपको ध्यान दिला दें कि अभी कुछ ही दिन पहले एक ऐसा मामला सामने आया था जहां पर सैमुअल पैटी नाम के एक शिक्षक की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद का एक कार्टून क्लास में दिखाया था, जिसके बाद आतंकवादियों ने घुसकर उनका गला काट डाला। और जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों, उनका ये कहना था कि ये एक इस्लामिक और एक टेररिस्ट एक्टिविटी है, और हम इस तरीके का कार्टून एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बिलीव करते हैं, और जिसकी वजह से ऐसे कार्टून से हम कभी भी विड्रॉ नहीं करेंगे। जिसके बाद जो मुस्लिम वर्ल्ड है, यानी कि अरबिक वर्ल्ड है, उसके जितने भी देश हैं वो आग बबूला हो गए, और इस हद तक कि उन्होंने फ्रांस के जितने भी उत्पादन की जो चीज़ें हैं उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया, जिसमें कि सऊदी अरेबिया, टर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश। पाकिस्तान ने तो प्रस्ताव तक अपनी नेशनल असेंबली में पास कर डाला कि जो वहाँ के जो राजदूत हैं उनको वापस बुला लिया जाए। तो ये सारा प्रस्ताव पाकिस्तान ने कहा। उसके बाद आपने देखा होगा भी 1-2 दिन पहले ही पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उन्होंने मार्क ज़ुकरबर्ग को एक चिट्ठी भी लिखी थी कि किस तरीके से इस्लामोफोबिया को बढ़ावा मिल रहा है फेसबुक पर, और उस पर नकेल कसी जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर इस समय इमैनुअल मैक्रों एक तरफ हैं और जितने भी मुस्लिम देश हैं वो एक तरफ हो गए हैं, क्योंकि मुस्लिम देशों को लगता है कि ये एक धार्मिक सहिष्णुता का मामला है, एक रिलीजियस टॉलरेंस का मामला है, और उसे उस पर्दे से देखा जाना चाहिए। अगर इमैनुअल मैक्रों को देखें तो वो एक लिबरल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनका ये कहना है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सेक्युलरिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों शायद अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन इस बीच में जिस तरीके के जो रिएक्शंस इस समय ट्विटर और बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिख रहे हैं, तो उससे ये साफ हो गया है बिल्कुल कि मुस्लिम वर्सेस बनाम फ्रांस, इस तरीके का एक जो डिप्लोमैटिक मैनूवरिंग और जिस तरीके की एक राजनीति इस समय देखी जा रही है, डिप्लोमेसी जिसको मैं कहूँ, वो देखी जा रही है। लेकिन एक चीज़ और भी है, जो फंडामेंटलिज्म है, इस जो कट्टरवाद है, जो कट्टरपंथी जो ताकतें हैं, उनको इस समय ज़रूर बढ़ावा मिल रहा है, और वो बढ़ चढ़ कर खूब बोल रही हैं, जिसकी वजह से किस तरीके की एक राजनीति है जिसकी शक्ल हमें सामने दिख रही है। एक ऐसी राजनीति जो पोलिटिसाइजेशन में बिलीव करती तो है, लेकिन साथ में रेडिकलाइजेशन होता है, मार्जिनलाइजेशन होता है, और मार्जिनलाइजेशन के साथ साथ किस तरीके का एक पोलराइजेशन हो रहा है, किस तरीके का विभाजन हो रहा है अलग अलग व्यूज़ में। तो अब इसे किसे सही माना जाए? जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो अपनी जगह सही है कि किस तरह से
जो पैगंबर मोहम्मद को दिखाया गया है वो दिखाना सही है या गलत है, वो अपनी जगह सही है। लेकिन इमैनुअल मैक्रों का ये कहना कि ये एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सेक्युलरिज्म का मामला है, वो भी अपनी जगह सही है। लेकिन इसे तय कौन करेगा कि ये सही है या नहीं सही है? क्या ये सही है कि हम जो फ्रेंच प्रोडक्ट्स हैं उनका बहिष्कार करें? ये करना सही है? सोशल मीडिया पे जिस तरीके का रिएक्शन आ रहा है और जिस तरीके से लोग आग बबूला और गुस्सा हो रहे हैं, यहाँ तक कि सड़कों पर लोग उतर आए हैं, इस तरीके का जो फंडामेंटलिज्म सामने आ रहा है, क्या हमें उसे बढ़ावा देना चाहिए? इसके लिए सरकारें रिस्पॉन्सिबल हैं, मुस्लिम वर्ल्ड की भी और फ्रांस की भी। लेकिन अब इसे तय कौन करेगा कि क्या सही है या क्या गलत? लेकिन फंडामेंटलिस्ट ताकतों को ज़्यादा बल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं भी जब फंडामेंटलिज्म ज़्यादा बढ़ता है तो वहाँ पर आग, आक्रोश और इस तरीके की जो हिंसक वारदातें हैं उनको बढ़ावा मिलता है। तो कहीं ना कहीं बीच का ग्राउंड इस समय लेना ज़रूरी है। और आपको बता दें कि जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके लिए जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन है। फ्रांस में लगभग 8 से 9 मिलियन मुस्लिम्स रहते हैं, जो लगभग 8% वहाँ की पॉपुलेशन है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी भी है जिसको इमैनुअल मैक्रो एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना कि इस्लामिक वर्ल्ड और इस्लामोफोबिया की जो सारी बातें आ रही हैं उसको कैसे केटर किया जाए, इस पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा। तो आज के एजेंडा में ये 3 स्टोरीज का विश्लेषण यहाँ तक ही। आपका फीडबैक का मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं @neelu317 पर। बने रहिएगा सत्य हिंदी के साथ। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।